हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लाइफस्मिथ पर। मैं हूं आनंद द्विवेदी, आपका सोशल साइंस एजुकेटर, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपके सिविक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ये इस चैप्टर का थर्ड सेशन है, यानी थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आइए फटाफट देखते हैं हमने क्या पढ़ा है और क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने अब तक जिस टॉपिक को कवर किया है उसमें इंट्रोडक्शन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके अंतर्गत हम लोगों ने अपार्टाइड सिस्टम को पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे साउथ अफ्रीका में लोगों के साथ भेदभाव होता था स्किन कलर के आधार पर। फिर हमने देखा कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे होता है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमने इसमें पढ़ा। नाउ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया कैसे हुई, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो बिना समय गंवाए आते हैं आज के टॉपिक पर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद होता है, 1947 में। लेकिन यह जो आजादी मिलती है ये भारत के बंटवारे के साथ मिलती है। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्से में इंडिया बट गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान 2 हिस्से हुए थे। अगर हम जियोग्राफिकल पार्ट की बात करें तो भारत एक्चुअली 3 हिस्से में बटा हुआ था। ये 3 हिस्से कौन थे? तो 2 पाकिस्तान था, पाकिस्तान 2 था, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में भारत था। जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बाद में, और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का जो इलाका है वह बांग्लादेश के रूप में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया वेस्ट पाकिस्तान से, और इस तरह से तीसरे देश के रूप में ये अपना एग्जिस्टेंस प्राप्त कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के 3 टुकड़े उस समय हो गए। तो एक तरफ जहां ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी और उसी समय सिविल वॉर होता है, बंटवारा होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या रही होगी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग की। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। There was one another problem. The British had left the rulers of princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. समस्याएं सिर्फ इतनी नहीं थी, समस्याएं और भी थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या थी प्रिंसली एस्टेट की। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये प्रिंसली एस्टेट होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जनरली आजादी के समय में जो भी एरिया भारत में हुआ करते थे वो 2 प्रकार के थे। एक वो एरिया हुआ करता था जिसमें ब्रिटिश रूल किया करते थे, यानी द एरियाज वर गवर्न्ड बाय इंग्लैंड और ब्रिटिश रूलर्स। लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसे भी एरियाज हुआ करते थे जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, बल्कि वहां का रीजनल रूलर्स रूल किया करते थे। ऐसे ही एरियाज को प्रिंसली एस्टेट कहा जाता है। इस मैप में जो आप देख रहे हैं, जितने पोर्शन ये व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये सभी व्हाइट वाला जो एरिया है ये सब प्रिंसली एस्टेट हुआ करता था। यहाँ पर राजा रूल किया करते थे, यहाँ के प्रिंसेस थे वो रूल किया करते थे। जितना येलो वाला पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है ये सभी एरिया अंग्रेजों के अधीन था। तो जब पार्टीशन हुआ तो अंग्रेजों ने ऑप्शन दे दिया इन सभी व्हाइट एरियाज के लोगों को कि आप चाहो तो इंडिया में मर्ज कर सकते हो, या चाहो तो पाकिस्तान में मर्ज कर सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में भी रह सकते हो। अब ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए। आप खुद सोचिए, हमारे देश के अंदर के जो हिस्से हैं, अगर हमारे देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के बीच में अगर कोई इंडिपेंडेंट नेशन होता है तो ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। तो ये बड़ी समस्या थी। आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो कैसे बनाए, क्या इन लोगों के लिए बनाए, यानी ये अनसर्टेन कंडीशन था
किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सभी सेटिस्फाई हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन, यानी मर्जर होगा या नहीं होगा, होता भी है तो किस कंडीशन में मर्जर होता है, ये सभी अनसर्टेन हुआ करता था 1947 में। इसके बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने पूरा प्रयास किया और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके हमें दिया। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली ऑफ पीपल, यानी कुछ लोगों के समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। इन्हीं सभी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। यहाँ जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, जितने लोग आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी लोग, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was a group of people who were assigned the responsibility or duty to draft constitution। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जिम्मेवारी इन्हें दी गई थी। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जिन्हें ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करो, इनका चुनाव कैसे हुआ था, एक बड़ा मुद्दा है। क्या यूं ही आकर के ये मेंबर, इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया? तो बिल्कुल नहीं। इनका जो चुनाव हुआ था वो बिल्कुल इलेक्शन के प्रोसीजर से हुआ था, यानी जिस तरीके से आज इलेक्शंस होते हैं वैसे ही यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको नहीं दिया गया था, भारत के सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, तो सबने वोट नहीं किया, सबने वोट नहीं किया। लेकिन हाँ, जितने लोगों ने वोट किया वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही थे। उस समय प्रोविंशियल काउंसिल ऑलरेडी चलता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स हुआ करते थे, उन लोगों ने इनका चुनाव किया था। इसका इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में, यानी 1946 के जुलाई में चुनाव होता है। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक, पहली मीटिंग कब होती है? 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। लेकिन इसके तुरंत बाद 1947 में हमें आजादी मिलती है। ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस, यानी आजादी मिलने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने हमें इंडिकेट कर दिया था कि ठीक है भाई, हम जाने वाले हैं, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लो। तो ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया ये चल रही थी। लेकिन इसी बीच आजादी के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो जाता है, और इस डिवीजन की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये भी डिवाइड हो जाती है। यानी पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरे भारत के लिए थी, जिसमें आपको भारत, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ये तीनों ही एरिया उसमें शामिल थे। लेकिन अब चूंकि जियोग्राफिकल एरिया यहां बढ़ जाता है तो निसंदेह हर एरिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर सिलेक्ट किए गए थे, तो इन लोगों में भी बंटवारा हो गया। बहुत सारे लोग आपको पाकिस्तान में चले गए और बहुत सारे लोग इंडिया में रह गए। यानी इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी बंटवारा हो गया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जितने लोगों ने ड्राफ्ट किया था उनमें 299 मेंबर्स थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पीपल वर इंडल्ज्ड इन ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आंसर होगा 299 मेंबर्स। 300 से एक कम, 300 से एक कम, 299 मेंबर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ मेंबर्स वर 389। यानी बंटवारे से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, उसमें टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 389। 389 मेंबर यहां हुआ करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग होती है और लगभग 3 साल का वक्त लगता है कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा होने में, यानी 2 years 11 months और 18 days ये वक्त लगता है। 2 years 11 months 18 days का समय लगता है
यानी 12 दिन कम 3 साल आप कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। और फाइनली ऑन 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को 1949 के नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है और इसे इसे एडॉप्ट किया जाता है। इट वाज एडॉप्टेड। तो यहां आपसे क्वेश्चन बनता है कि ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1946। संविधान लागू कब होता है? ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, जनवरी 26 1950, इसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी में कहें तो गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ ही हम भारतीयों को यहाँ पर फुल्ली रिपब्लिक के रूप में इंडिया प्राप्त हुआ। यानी इंडिया में रिपब्लिक 1950 से शुरू होता है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार 1950 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद से शुरू होती है। Only 284 members of Constituent Assembly signed the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को जब एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया तो कितने लोगों ने साइन किया उसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया हुआ है। कौन कौन से वो मेंबर थे, उनका सिग्नेचर आज भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रति है उसमें दी गई है। कितने लोगों ने साइन किया था? तो साइन करने वाले लोगों की संख्या थी 284। अब आपके मन में आएगा कि 284 ही क्यों, 299 क्यों नहीं? 299 नहीं, 284, क्योंकि दुर्भाग्य से कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने के दिन तक जो हमारे 15 मेंबर्स थे इनका देहांत हो चुका था। यानी 15 members of Constituent Assembly had passed away before adoption of Indian Constitution. भारत की संविधान को अंगीकृत करने से पहले ही हमारे 15 जो मेंबर्स थे उनका डेथ हो गया था। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 284 लोगों का ही सिग्नेचर है। यहां पर आप देख रहे हैं 26 नवंबर, यही वो दिन है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया। यहां जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के जनक के रूप में देखा जाता है। लेट्स मूव अहेड। व्हाई टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन? यहां टॉपिक अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। संविधान बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने, लेकिन एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कि संविधान को तो हमने नहीं बनाया, हम दूसरे के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करें? Why should we accept Indian Constitution? हमें भारत के संविधान को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? ये आपके लिए 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए समझते हैं इसका आंसर कि क्यों हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। पहली चीज, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सिंगल वर्ड में आंसर कहा जाएगा ऑफ कोर्स वी शुड एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें भारत के संविधान को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नंबर 1 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर। यानी संविधान जो बना है ना, वो 299 लोग जो मिल के बनाए हुए हैं ना, केवल इतने लोगों का व्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है। यानी इन लोगों का पर्सनल व्यू यहां रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि यह कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉड कंसेंसस को रिप्रेजेंट करता है। यानी बड़ी विचारधाराओं को, ये एक बड़ी सोच को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि भारत के तमाम लोग कितने तरह से सोच सकते हैं, उन सब के एस्पिरेशन को ये रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर भारत के तमाम क्षेत्रों से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से भी लोगों को चुनकर भेजा गया होता ना, तो भी ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ। यानी ये आपको ब्रॉड कंसेंसस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये केवल 299 लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि ये समस्त भारत के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रीजन देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हुए हैं, मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन।
दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको दोबारा से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा, रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेश, बिल्कुल नया से। क्यों? क्योंकि उनके जो बेसिक रूल्स थे ना, दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय मेजर सोशल ग्रुप्स। बड़े बड़े जो सोशल ग्रुप्स हैं, समाज के जो बड़े सेगमेंट के लोग हैं, वे लोग इनको एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिए, भाई मुझे पसंद नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज रिजेक्ट कर दिया, नहीं हमें पसंद नहीं, हम नहीं यूज करेंगे। तो कई ऐसे देश हुए हैं, जैसे कौन कौन से देश हो सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में फ्रांस, आपने पढ़ा भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार लिखा गया है, मल्टी टाइम्स इसे लिखा गया है। और क्या, जापान, आपको जापान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कई बार लिखा गया है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, आपको चिली का कॉन्स्टिट्यूशन, चिली, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी, 4 देश तो मैंने यही बताया। तो ऐसे तमाम ऐसे देश हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार रीराइट करना पड़ा था, बार बार लिखना पड़ा था। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, मेयर पीस ऑफ पेपर, यानी वहां के लोग सिंपल एक कागज का टुकड़ा मान लेते हैं, उससे अलग हट के रूल चलता है, इस तरह की स्थिति है। लेकिन यदि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो एक्सपीरियंस है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आज भारत में कोई ये नहीं कहता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है। हर व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में बात करते हैं। ओवर हाफ ऑफ द सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चनड सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम आजादी के बाद से देखें तो छोटे मोटे कुछ ग्रुप्स हुए हैं, ऐसे कई ग्रुप्स हुए हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन उठाया है। मतलब उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजिंग होना चाहिए, ये हमारे एस्पिरेशन के अनुसार नहीं था। लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये जो ग्रुप्स है ना, ये सभी ग्रुप्स स्मॉल ग्रुप्स हैं, छोटे मोटे ग्रुप, यानी कुछ ही लोग हैं जो इन्होंने अंगली उठाई। मेजर ग्रुप्स, लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर अंगली नहीं उठाई। दूसरी चीज कि भारत के संविधान में जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, अमेंडमेंट क्या मतलब हुआ? अमेंडमेंट का मतलब हुआ सुधार। देखिए, समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समय के साथ साथ लोगों की जरूरतें बदल जाती हैं, लोगों की सोच बदल जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से ड्राफ्ट किया है ना कि अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम उसमें आसानी से बदलाव कर सकें। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी 106 बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है। तो जब भी हमें लगता है कि समाज का कोई तबका है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव चाहता है, या हमारा कोई ऐसा रूल है जो किसी खास वर्ग के लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके पूरे पूरे देश के हर एक समाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सूटेबल बना दिया जाता है। तो यही कारण है कि आज तक किसी भी बड़े ग्रुप्स ने या किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनकार नहीं किया। इनकार करना तो दूर की बात है, यहां हमारे देश में हर लीडर, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हो। आपने 2024 के इलेक्शन देखे होंगे। इस इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को बचाना एक बड़ा सा मुद्दा बना हुआ था। जो विपक्षी पार्टियां थी, उन पार्टियों ने सेव कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चुनाव लड़ा था। यानी रूलिंग पार्टी भी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की बात करती है, ऑपोजिशन जो है वो भी रक्षा की बात करते हैं, जनता भी कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी की बात करती है। सभी लोग कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की इससे बड़ी और जीत क्या हो सकती है? तो देयर इज अनयूजुअल अचीवमेंट, यानी यह जो पॉपुलैरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यह जो चाहत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये अनयूजुअल अचीवमेंट है, यूनिक अचीवमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है ना, दैट इज यूनिक एंड दैट इज एक्सेप्टेबल बाय ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ, समय के साथ थोड़े बहुत विरोध होते हैं और जब ये होंगे तभी तो इसमें बदलाव होगा, अमेंडमेंट होगा। तो समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं और होने भी चाहिए। जो संविधान रिजिड हो जाता है, जो संविधान अपने आप में मॉडरेशन नहीं अलाउ करता है, वैसे ही संविधान आउटडेटेड हो जाते हैं और एक समय आता है कि लोग उसे एक्सेप्ट करने से इनकार करने लगते। अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया। कहने के लिए 299 मेंबर्स थे, लेकिन ये 299 जो मेंबर्स थे ना, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब ये अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हर तबके, हर व्यवसायिक ग्रुप को, हर धार्मिक समूह को, यानी किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं गया था। लेट अस सी, it was elected mainly by the members of existing provincial legislature। उस समय जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट कर रही थी, जिसको लोगों ने चुना था, यानी हमारे प्रतिनिधि ने इन लोगों का चुनाव किया। इस तरीके से हम एमपी का चुनाव करते हैं और हमारे एमपी फिर जाकर के और हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, अदर मिनिस्टर्स के चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक वैसे ही उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लोगों ने चुना था। अंग्रेजों के समय में भी चुनाव हुआ करता था और भारत की आबादी का लगभग 15% लोग, अराउंड 15% लोग थे जो वोट दिया करते थे। सबको वोटिंग का राइट नहीं था, क्योंकि ऑफकोर्स अंग्रेजों की सत्ता यहाँ हुआ करती थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था नहीं। फिर भी 15% आबादी भी बहुत बड़ी आबादी होती है। तो इन लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का चुनाव किया था और ये लेजिस्लेचर ने चुनाव किया किसका? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का। तो ऑफ कोर्स ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करता है। दिस इंश्योर्ड फेयर जियोग्राफिकल शेयर। ये पूरी कोशिश की गई कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हो तो हर एरिया का ख्याल रखा जाए, मतलब हर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। किसी एक ही राज्य से या एक ही क्षेत्र से सारे लोगों को कलेक्ट नहीं किया गया है, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया है, हर एरिया से लोग। तो मेंबर्स फ्रॉम ऑल आपको रीजन्स, हर क्षेत्र से लिया गया। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स who did not agree with कांग्रेस। अब आपके मन में हो सकता है आ रहा है कि भाई कांग्रेस उस समय पार्टी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस ने ही अपने ही सारे मेंबर्स को भर लिया और अपनी इच्छा अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया? तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने इस बात का ख्याल रखा कि केवल कांग्रेस के सपोर्टर्स ही नहीं हो, बल्कि कुछ अपोनेंट्स भी, यानी ऐसे लोग भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे जो कांग्रेस से डिसएग्री करते थे, यानी जो एग्री नहीं करते थे। मतलब कांग्रेस को मानने वाले भी लोग और कांग्रेस के विरोधी भी लोग, हर तरह के लोगों को जगह दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इन स्पेशल टर्म्स टू in social terms to the assembly represented members from different languages। ये ख्याल रखा गया कि हर भाषाई लोग इसमें मौजूद हों, हर भाषा की। कोई ये ना कहे कि हमारी भाषा के तो कोई मेंबर थे ही नहीं। तो हर भाषाओं के लोगों को इनकॉर्पोरेट किया गया। कास्ट का ख्याल रखा गया, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट वर्ड्स टेकन देयर। तो डिफरेंट क्लासेस, हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया। हर रिलीजन, हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, सबको। और सिर्फ उतना ही नहीं, हर ऑक्यूपेशन यानी व्यवसायिक वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल किया, यानी पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ताकि इसकी लेजिटिमेसी पर कोई क्वेश्चन न उठ सके, इसकी वैधता पर, इसे सही होने पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सके। तो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कभी किसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों पर क्वेश्चन उठाया हो। तो वे सभी जो थे वो हमारे पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते थे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे की। इससे भी स्पष्ट होगा कि
इस असेंबली ने जो वर्क किया वो बिल्कुल फेयर तरीके से किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे, मतलब पहले से डिसाइड किया गया हमें कैसे कैसे काम करने हैं, सिस्टमैटिक ढंग से। ओपन मतलब छुपा करके किसी कमरे में गेट बंद करके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, बल्कि ये एक बड़ा सा हॉल था जहां पर सभी लोग असेंबल होकर के फेयर डिस्कशन कर रहे थे। इट वाज ओपनली डन एवरीथिंग, जो भी हुआ सब कुछ ओपनली हुआ। इसके अलावा कंसेंसुअल मैनर, यानी बिल्कुल आम सहमति से डिसीजन लिए गए। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है बैठो तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, इस तरह की बात बिल्कुल ही उसमें नहीं थी। सबकी सहमति ली गई, सबकी बातों को सुना गया, हर एक वर्ड को रिकॉर्ड किया गया, लिखा गया। इतनी पारदर्शिता के साथ ये कार्य की गई। और सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड, सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि हमें जनता को मूल रूप से क्या देने हैं, पीपल ऑफ इंडिया को क्या मिलने वाला है। बेसिक प्रिंसिपल को पहले डिसाइड किया गया और इसके बाद फिर उस पर डिबेट हुआ। उस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने जिनके जो चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के हेड कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इन लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर ड्राफ्टिंग की और उस ड्राफ्ट किए हुए हर एक आर्टिकल्स पर डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, डिबेट हुआ। यानी हर एक लॉज पर, हर एक आर्टिकल पर खुल करके डिबेट हुआ, सबकी बातों को यहां पे सुना गया है। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन भी एक बार नहीं हुआ, कई राउंड के डिस्कशन यहां पे चलते हैं। तो टूक प्लेस एंड ऑन द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, ये जो डिस्कशन हुए ये क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुए। ये नहीं कि पूरे संविधान पर आप बोल लो जो कहना है, हम जो मन में आया करेंगे, इस तरह की बातें नहीं हुई थी। हर एक क्लॉज पर डिस्कशन होता है। और अमेंडमेंट हुआ, कितने, आश्चर्य हो गए आपको, थाउजेंड्स ऑफ अमेंडमेंट। कितने, 2000 2000 से अधिक अमेंडमेंट हुए। अब सोचिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 यानी मूल रूप से 395 आर्टिकल्स हैं और इस 395 आर्टिकल्स को डिसाइड करने में 2000 बार अमेंडमेंट हुए। आप सोच सकते हैं कि हर एक आर्टिकल पर कितना बार अमेंडमेंट हुआ होगा। लगभग 7 से 8 बार अमेंडमेंट हर एक आर्टिकल पर। यानी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और सबके हितों का ख्याल रख करके किया गया। बार बार अमेंडमेंट इसीलिए किया गया ताकि लोगों के लिए इसे सुटेबल बनाया जा सके। द मेंबर्स डेलिबरेटेड फॉर 114 डेज, कितने दिन लोगों ने डिस्कशन किया, कितने दिन वो बैठे इस काम को करने के लिए। तो टोटल टाइम स्पेंट इज 114। कितने, 114 114 डेज। कितने साल में, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, यानी लगभग 3 साल का समय इन्होंने दिया। इस 3 साल में 114 डेज ये एक साथ बैठे, डिस्कस किया, डेलिबरेट किया। अब सिंपल सी बात है कि 3 साल का समय है तो रोज तो कोई बैठेंगे नहीं, और भी तो काम होता है ना, हर व्यक्ति को अपना परिवार देखना होता है, घर के काम होते हैं। तो सर्टेन उनका सेशन होता है जहां पर वो बैठते हैं, बैठ करके डिस्कशन करते हैं। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, जो भी डॉक्यूमेंट वहां प्रेजेंट किए गए, इवन हर एक शब्द को जो वहां पर बोला गया, उन शब्द को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने रिकॉर्ड किया, प्रिजर्व किया। रिकॉर्ड भी किया, प्रिजर्व किया, मतलब उसको लिख करके रखा गया है। आज भी ये प्रेजेंट है और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। यानी किस मेंबर ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किस मेंबर ने क्या कहा, उसके जवाब में क्या आया, क्या बदलाव किए गए, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये ग्रंथ टाइप का है, बहुत बड़ा बुक है, कई वॉल्यूम है इसके।
और उन्हें आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। जब हमारी अदालतों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को भी देखा जाता है ताकि उस आर्टिकल की प्रासंगिकता को निर्धारित किया जा सके। जो उद्देश्य था उस एक्ट को बनाने का, उसे 100% इंप्लीमेंट किया जा सके, इसलिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसका सहारा लेता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ये तरीका था ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने का था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने वर्क को किया। अब हम देखते हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज यानी वे कौन से वैल्यूज थे, वे कौन से नॉर्म्स थे जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। मतलब कुछ तो आइडिया होना चाहिए। आप इतने बड़े बुक्स को लिखने जा रहे हैं तो उसका मेन थीम, मेन पॉइंट कि जिसके इर्द गिर्द में आप सारी चीजों को लिखेंगे, ये तो दिमाग में होना चाहिए। वही है गाइडिंग वैल्यूज। तो देखते हैं गाइडिंग वैल्यूज क्या क्या रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी रही है उसको हम दो चीजों से समझ सकते हैं, यानी ये फिलॉसफी दो जगहों से आई हुई है। एक है व्यूज ऑफ सम प्रोमिनेंट लीडर्स। प्रोमिनेंट लीडर्स के व्यूज, बहुत सारे जो हमारे मुख्य रूप से नेता थे, लीडर्स थे, जिन्होंने पूरी आज़ादी की लड़ाई में देश को लीड किया था, जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए थे, तो उन लोगों के व्यूज बहुत काम आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। इसके साथ साथ हमारा प्रीएम्बल, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले प्रीएम्बल लिखा गया। प्रीएम्बल में भारतीय संविधान के जो मूल तथ्य हैं, मूल फैक्ट, मेन फैक्ट, उनको डाला गया और हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल का ही एक्सप्लेनेशन है पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पाइवोटल पॉइंट है और इसी को एक्सपैंड किया गया है पूरे संविधान में। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कौन कौन से वो लोग हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी के व्यूज। डियर स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनकी बहुत सारी विचारधाराएं थी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिला। महात्मा गांधी की जो सोच थी कहीं ना कहीं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है। महात्मा गांधी ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया था। उन्होंने एक मैगजीन में, मैगजीन जिसका नाम है यंग इंडिया, 1931 में प्रकाशित हुई थी। महात्मा गांधी का लिखा हुआ मैगजीन यंग इंडिया 1935 में महात्मा गांधी ने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो इंडिया को हर प्रकार के थ्रेडम से, मतलब दासता से, गुलामी से, हर प्रकार की गुलामी से और पैट्रोनेज, दूसरे के संरक्षण से आजाद करे। यानी हमें दूसरे की गुलामी नहीं चाहिए, दूसरे के अंदर हमें रहना ना पड़े, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी चाहते थे। महात्मा गांधी की इच्छा क्या थी? महात्मा गांधी कहते थे कि देश हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको भी ये फील हो कि यह देश उनका है, उनको लगे कि हाँ ये देश हमारा है, और सिर्फ ये लगे नहीं बल्कि देश के निर्माण में उनकी भागीदारी हो, उनकी वॉइस, उनकी भी आवाज सुनी जाए, उनसे भी इस देश के निर्माण में सहयोग लिया जाए, उनकी भी भागीदारी हो। यहाँ डिसीजन मेकिंग राइट की बात की जाए, यानी जब हमारे देश में कोई डिसीजन हो तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उस डिसीजन में शेयर होना चाहिए। ये महात्मा गांधी का सोच था। नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ द पीपल। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे आजाद भारत में कोई हाई क्लास या कोई लो क्लास ये नहीं होना चाहिए, एवरीबडी विल बी इक्वल, हर व्यक्ति एक समान होंगे, ये कहना है महात्मा गांधी का। ऑल कम्युनिटीज लिव इन परफेक्ट हार्मोनी, हर कम्युनिटी को बिल्कुल परफेक्ट हार्मोनी के साथ रहना चाहिए। हार्मोनी का मतलब क्या होता है?
मतलब प्रेम से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी द्वेष के सभी लोग एक साथ रह सके। नो रूम फॉर अनटचेबिलिटी, यानी हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें अनटचेबिलिटी का यानी छुआछूत का कोई जगह ना हो। जैसा कि आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक दौर ऐसा भी रहा है जब अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, कुछ वर्ग के लोगों को अछूत माना जाता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 17 है, ये आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से रिमूव करता है। आज अगर कोई छुआछूत की भावना रखता है तो निसंदेह उसे जेल जाना पड़ेगा। तो अनटचेबिलिटी पूरी तरह से क्राइम डिक्लेयर्ड है। और गांधी जी क्या कहते हैं? नो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। महात्मा गांधी का कहना था कि कोई भी ऐसा ड्रिंक नहीं हो जो जहरीला हो, जो मादक हो। यानी महात्मा गांधी यहाँ पर शराब के विरुद्ध हैं, यानी ड्रिंक्स नहीं होने चाहिए, ऐसा ड्रग्स के लिए हमारे देश में जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह महात्मा गांधी का विश पूरा हो पाया है? नहीं हो पाया है। निसंदेह भारत में ड्रग्स के लिए या वाइन्स या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी इस पर हमारे देश की सरकारों को भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि शराब खराब होता है, ये बर्बाद करता है आदमी को, समाज को, देश को। नेक्स्ट, द सेम राइट फॉर वुमेन एज मेन। महात्मा गांधी हमेशा बराबरी की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे। यहाँ पे महात्मा गांधी का कहना है इक्वलिटी किसके लिए? यानी जो राइट मेन को दिया गया है वही राइट होना चाहिए किसको? विमेन को। महिलाओं को भी वही राइट होना चाहिए। आप जानते हैं, आपने पहले से पढ़ा है, पूरे विश्व में महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है। इक्वलिटी की बात पे हमेशा ही महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। महिलाओं को वोटिंग राइट्स बहुत बाद में मिले हैं, बट हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि इन आवर नेशन एट द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इटसेल्फ विमेन वर गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स। केवल इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं, बल्कि वो तमाम राइट्स जो सभी पुरुषों को दिए गए हैं, ऑल राइट्स आर गिवन टू विमेन। तो भारत बिल्कुल ही इस मामले में कहीं भेदभाव नहीं करता है। लेकिन इतिहास अगर देखा जाए पूरी दुनिया का, तो भेदभाव होता रहा है। भारत में भी आजादी से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब है भीमराव अंबेडकर के विचार। तो अब तक हम लोगों ने समझा है महात्मा गांधी के विचारों को। भीमराव अंबेडकर के विचार हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होने पर आपको भी पढ़ने में बोरिंग फील हो सकता है। इसीलिए आज का जो सेशन है हम यहीं पर रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके बाद इस चैप्टर के बाकी सभी कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे, जो कि हमारा फाइनल सेशन होगा, फाइनल लेक्चर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग।